चलें जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, इकबाल भाभा खैर, योर कोर्स फैसिलिटेटर फॉर दी डाटा सिस्टम एंड रिस्क पेपर फ्रॉम तबानीस। अच्छा, NXT का पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे पीका ऑर्डिनेंस को, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। पीका ऑर्डिनेंस जैसे मैंने आपको बताया कि सर ये 2016 में आया है। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क है किसके लिए, साइबर क्राइम के लिए, और पाकिस्तान के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। ख़ास तौर पे इसके अंदर जो अभी रिसेंटली चेंजेस आई हैं वो ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। इसका मेन मकसद तो जो है वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स को कॉम्बैट करना ही था। लेकिन अब इसका जो मेन मकसद, जो इसके रीसेंट चेंजेस आई हैं, वो आया है कि रेगुलेट करना ऑनलाइन कंटेंट को। जैसे सोशल मीडिया के अंदर कोई फॉल्स न्यूज़ आ रही है, सोशल मीडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट और रिगार्डिंग द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, तो उस ऑनलाइन के कंटेंट को रेगुलेट करना कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंटेंट डालकर किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना करे। तो पीका ऑर्डिनेंस जो है वो 2016 हमारे पास ख़ास तौर पे इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो इसलिए आई हैं। 2016 के अंदर ये इनेक्ट हुआ था और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अनऑथराइज्ड डाटा को एक्सेस को रोकना था टुवर्ड्स साइबर टेररिज्म और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके अंदर चाइल्ड की एक्सप्लॉइटेशन यानी कि इंक्लूडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी जो है वो रोकना था। इसका सर स्कोप क्या है? इसका स्कोप के अंदर हमारे पास 3 मेन चीज़ें आ रही होती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। क्या मेन चीज़ है? सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास CII है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम, कोई भी एसेट है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा वाइटल है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आना, और ख़ास तौर पे इसके अंदर सेक्टोरियल लेवल के ऊपर भी बात करना, जो कि हमने इससे पहले वाले जो ऑर्डिनेंस पढ़ा था, NC नेशनल सिक्योरिटी एंड जो पॉलिसी का जो था, उसका जो मकसद था उसके अंदर हमने सेक्टोरियल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल का पढ़ा था। इसके अंदर भी यही है कि भाई आपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। नंबर 2, इसके अंदर साइबर टेररिज्म, डिजिटल टेररिज्म को रोकना है। अब इसका क्या मतलब है? साइबर टेररिज्म का मतलब है कि किसी भी किस्म की कोई भी डिजिटल डिवाइस के ज़रिए कोई ऐसी इंटेंशन जो कि वायलेंस को इंसाइट करे या फेयर को फैलाए या स्टेट के फंक्शन को डिस्टर्ब करे या कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज करे, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो साइबर टेररिज्म का पार्ट बनेगी। ठीक है, और इसके अंदर बड़ी चेंजेस आई हैं, मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर अमेंडमेंट आई हैं और बहुत सारी इसके अंदर पेनल्टीज़ की भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। और लास्ट हमारे पास इसके अंदर जो है ना वो अनलॉफुल कंटेंट है। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है ना मैंने आपको बतानी थी। अनलॉफुल कंटेंट का मतलब है कि किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई मटेरियल ऐसा शेयर किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो कि वायलेंस, हेट स्पीच को, फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करे, और कोई भी किस्म की चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जो है वो प्रोवोक करे, प्रमोट करे। ठीक है, तो ये अनलॉफुल कंटेंट के अंदर आएगा और इस लॉ के तहत हम उस पर्टिकुलर पेज को, कंटेंट को रिमूवल और इवन पेनल्टीज़ इम्पोज करने के भी पावर, यानी हमारे पास ये राइट्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं, कौन कौन सी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं अंडर द पीका ऑर्डिनेंस जो कि काम करती हैं। तो सबसे पहले दिमाग में रखिएगा कि हमारे पास जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं अंडर पीका ऑर्डिनेंस, उसमें सबसे पहले हमारे पास है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, SMPRA। ठीक है जी, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर इसके अंदर कितने, अच्छा इसका काम क्या, पहले तो ये समझ लें। इसका काम है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना। ठीक है, रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये इसका काम है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना। अच्छा, दूसरा ये इसका काम ये भी है कि पेनल्टीज़ को इम्पोज करना, इम्पोज पेनल्टीज़। ठीक है, ये इसके 2 काम है। अच्छा, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर हैं इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम PT एंड पैमरा। ये भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर इससे पूछ ले कि इसके अंदर एक चेयरपर्सन है। ठीक है, इसके अंदर 8 मेंबर्स होंगे इस अथॉरिटी के अंदर, और एक मेंबर जो है वो, यानी कि मतलब PTA से भी रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी से, और पैमरा से भी होगी जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड को हैंडल कर रहा होता है। तो ये इसकी एक अथॉरिटी है। दूसरी इसकी अथॉरिटी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इसकी दूसरी हमारे पास वो है अथॉरिटी जो कि पीका के अंदर आ रही होगी, NCC
आइए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सर ये क्या करेगी? सर ये एफआईए के जो साइबर क्राइम का जो विंग है एफआईए का, उसको रिप्लेस करेगी और ये पीका के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट, यानी कि इसके ऊपर सारे पीका इसकी रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो इसका मेन मकसद ये कि सर ये एक्चुअल में तो रिप्लेस करेगी एफआईए के साइबर विंग को, और ये पीका के अंडर में आ रही होगी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सर ये कुछ दो किस्म की हमारे पास बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं। अच्छा, इनके पास क्या क्या पावर्स होते हैं? सर ये देखिएगा कि इनके पास क्या क्या पावर हैं कि सर ये मेक श्योर करवाएंगे। इनके पास मैं आपको लिख के देता हूँ कि इनके पास क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहली बात तो इनके पास ये पावर है कि ये इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने डाटा के ट्रैफिक को कम से कम 1 साल तक के लिए रिटेन करेगा। तो सबसे पहले इनके पास जो पावर है ना, वो डाटा रिटेंशन है फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये इसको मेक श्योर करवाएंगे। दूसरी बात, इनके पास ये भी पावर है कि ये किसी भी डिजिटल एसेट्स के एविडेंस को सर्च भी कर सकती हैं और उसको सीज भी कर सकती हैं, क्लोज भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इनके पास ये वारंट्स ले सकती हैं कोर्ट से फॉर सर्च/क्लोजर ऑफ डिजिटल एसेट्स, अगर इनको एविडेंस ना मिले तो। ये इनके पास पावर है। तीसरा इनके पास जो पावर है कि ये सीरियस ऑफेंस के लिए रियल टाइम के ऊपर सर्विलेंस भी कर सकती हैं। ठीक है, अगर इनको कोई सीरियस ऑफेंस लगता है तो ये रियल टाइम सर्विलेंस भी कर सकती हैं। इनके पास ये भी अथॉरिटी होती है। और चौथा इनके पास ये है कि ये डिजिटल एविडेंस को फॉरेंसिक लैब में भी दे सकती हैं, यानी कि उनकी फॉरेंसिक भी करवा सकती हैं, फॉरेंसिक ऑफ डीजी एविडेंस। ये इनके पास कुछ पावर्स हैं पीका के अंदर, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद सर ये इनके पास कुछ सेफगार्ड्स एंड लिमिटेशंस भी हैं, बड़ी आसान सी हैं। पहले बात तो ये कि विक्टिम की प्रोटेक्शन, ठीक है, इन कैमरा ट्रायल और विटनेस को प्रोटेक्ट करेंगे, ये इनके लिमिटेशन में आएगा। यानी कि पीका के अंदर जो है वो उन्होंने बता दिया है कि भाई ये कुछ सेफगार्ड्स ये अप्लाई करेंगे, यानी कि जब भी माइनर की इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी या ट्रायल हो रहा होगा तो उसको इन कैमरा होगा। तो सबसे पहले इनके पास होगा कि विक्टिम की इनको प्रोटेक्शन करनी है, ये इनकी सेफगार्ड्स और इनकी लिमिटेशंस में भी आ रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2, सर्विस प्रोवाइडर लाइबिलिटी है, यानी कि हर सर्विस प्रोवाइडर की एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो कि पीका ऑर्डिनेंस के अंदर है। ऐसा नहीं कि आप इसको अनलिमिटेड लाइबल कर सकते हैं, अगर कोर्ट में प्रूफ हो गया तो, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर की एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तीसरा ये है कि आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, यानी कि आपने लीगल असिस्टेंस जो है वो म्यूचुअली जो है ना उसको लेकर चलना है। तो आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है वो अपने लॉस को लेकर चल रहे हो, तो आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करना है, यानी कि इंटरनेशनल कानून को भी देखना होगा विया म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो आपने, ये आपकी कुछ सेफगार्ड्स और लिमिटेशन है। ये मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि एमसीक्यूज़ का पार्ट बन जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है ना फिर कुछ अमेंडमेंट्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई, उसको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेंगे कि भाई अमेंडमेंट्स इसके अंदर क्या हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो मेन अमेंडमेंट्स हैं, उसके अमेंडमेंट्स ये है भाई कि इसके अंदर पनिशमेंट्स को इन्हेंस कर दिया गया जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में है। सबसे पहले इसके अंदर जो मेन अमेंडमेंट आई थी कि जो पनिशमेंट थी इसको इन्हेंस कर दिया गया था। जो लोग चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी पनिशमेंट को अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, पहला। दूसरा जो है भाई, हमने जेल टर्म्स और फाइन्स को भी बढ़ा दिया था साइबर स्टॉकिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। तो इंक्रीज्ड जेल टर्म्स बढ़ा दी थी किसी भी किस्म की साइबर स्टॉकिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने
नए ऑफेंस भी इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले साइबर बुलिंग यानी कि हैरेसमेंट, डिजिटली हम जो हैरेस करते हैं, बुली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये पहले टर्म नहीं थी। तो कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई जैसे कि साइबर बुलिंग। जब नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई तो इसकी पनिशमेंट, इसकी डेफिनेशन, साइबर बुलिंग जो है वो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई किसी भी किस्म की हैरेसमेंट माइनर्स को या किसी ख़ास ग्रुप को लेकर। दूसरी बात यह है कि डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, ये भी एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, ये भी एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई। किसी भी किस्म का कोई भी मैलिशियस इंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर लाना, ये नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई टर्म भी इंट्रोड्यूस हुई, इसकी जेल टर्म्स, उसकी लिमिटेशन, उसकी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद एआई जनरेटेड, जो मेन चीज़ है जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई वही हुई एआई जनरेटेड। कोई भी किसी भी किस्म का एआई से इस्तेमाल करके मिसयूज़ होना, जैसे कि आपको पता है डीप लर्निंग इस्तेमाल करके डीप फेक्स बनाए जाते हैं। इसके ज़रिए भी अगर हम एआई जनरेशन करके भी अगर कोई जो है वो कर रहे हैं या हार्म कर रहे हैं या डिसीव कर रहे हैं, तो ये भी टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई और इसको भी रोके जाने की चीज़ें बढ़ाई गई। अच्छा, इसके अलावा हमने जो हमारे पास जो अथॉरिटी है SMPRA सोशल मीडिया की, जो अभी हमने ऊपर इंट्रोड्यूस की, इसकी पावर्स को भी और उसके रोल को भी बढ़ाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास ये पावर है कि ये किसी को भी कह सकता है कि आप अपना कंटेंट जो है वो रिमूव करें, आप अपना कंटेंट रिमूव करें विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर कंटेंट रिमूव करें, और इमरजेंसी के अंदर 6 आवर्स के अंदर भी ये किसी भी कंटेंट क्रिएटर को कह सकते हैं कि भाई आप अपना कंटेंट रिमूव करें। दूसरी बात, ये पेनल्टीज़ भी इम्पोज कर सकते हैं। ये अब नहीं, ये कुछ नई अमेंडमेंट्स हैं ये, ठीक है, ये पेनल्टीज़ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि इनका काम ये भी है कि ये पब्लिक पोर्टल भी क्रिएट करेंगे, ताकि अगर किसी सिटीज़न को कोई शिकायत करनी है तो वो पब्लिक पोर्टल पर आके किसी भी पेज के हवाले से या किसी भी चैनल के हवाले से वो शिकायत कर सकते हैं, जो कि SMPRA जो हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की पाबंद होगी। तो ये बात दिमाग में रखिएगा बेटा कि ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन इंटीग्रेशन, के हमारे पास जो पाकिस्तान का जो पर्सनल डाटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, और क्रॉस रेफरेंस को जो है वो, यानी कि आपके पास जो क्रॉस रेफरेंस हो रही है, सिटीज़न का डाटा, ब्रीच नोटिफिकेशन, यूज़र कंसेंट, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये भी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। यानी कि डाटा प्रोटेक्शन बिल, काइंड ऑफ, नॉट एक्चुअली बिल, बल्कि डाटा की प्रोटेक्शन का जो बिल है जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सिस्ट करता है, उसके साथ अलाइनमेंट किया जाए। मेन चीज़ इसके अंदर जो आई कि भाई इस तमाम आपके पास जो बॉडी और ये जो तमाम आपका जो SMPRA का जो रोल है, इसको डाटा की प्रोटेक्शन के साथ इंटीग्रेट किया जाए। यानी कि डाटा प्रोटेक्शन पर्सनल, पाकिस्तान का इसका नाम है पाकिस्तान पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, PPDPB, पाकिस्तान पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के साथ ये तमाम बॉडी को इंटीग्रेट किया जाए। और उसके बाद सर इसके अंदर हमने एक और इन्हेंस्ड, हमने ओवरसाइट भी इन्हेंस कर दिया, आपके बुक का पार्ट है, ताकि जो है वो सिविल लिबर्टीज़ को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, और कुछ जुरिस्डिक्शन ओवरसाइट भी हमने करी ताकि जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये कुछ चीज़ें बेटा इसके अंदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा, उसके बाद सर इसके अंदर हमने पीका ऑर्डिनेंस के अंदर हमने एक और रूल भी निकाला जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस, एक्चुअल में PECI, ये भी पीका के अंदर ही आया, लेकिन एक नया काइंड ऑफ समझ लें फ्रेमवर्क आया पीका के अंदर ही, जो 2018 के अंदर आया। इसको हम कहते हैं रूल्स 2018। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन, और इसका मकसद भी यही था कि प्रोसीजरल फ्रेमवर्क हो फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस। और ये आपकी जो मिनिस्ट्री है MOITT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन को जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, और इसका मकसद भी किसी ख़ास डिजिटल फॉरेंसिक को या किसी कलेक्शन ऑफ एविडेंस को लाना है। डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IO के टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो हमने ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि भाई इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स
जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके रोल को, यानी कि रोल ऑफ आईओ को बताया गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अनलॉफुल कंटेंट जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर भी हमारे पास चेंजेस आई। जैसे पीटीए के पास भी ये पावर है कि वो किसी भी किस्म के ऑनलाइन कंटेंट जो हार्मफुल होगा उसको ब्लॉक कर सकेगी। ठीक है, हमारे पास इस रूल के तहत हमने पीटीए को भी एम्पावर कर दिया है कि सर आप किसी भी किस्म की कंटेंट को रिमूवल कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ कंटेंट जो कि हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट में हो, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हो, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में हो, या इवन मॉरलिटी या किसी भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में हो, तो हम पीटीए के पास ये पावर है कि भाई उसको रिमूव करें। उसके बाद हमने जिस तरीके से हमारे पास टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास एसएमपीआरए के पास पावर है, तो इसी तरीके से जो ये जो पैकी रूल्स हैं इसके तहत हमने पीटीए को भी ये पावर्स दिए कि भाईजान आप 24 आवर्स के अंदर जो है ना वो इसको रिमूव करें। अच्छा, अपील प्रोसेस भी दिया गया है इसके अंदर कि राइट टू अपील भी है विद इन 30 डेज़, और इसके अंदर हमने अपील का भी एक प्रोसेस रखा है कि जिस बंदे का पेज रिमूव हुआ है या चैनल रिमूव हुआ है उसके बाद अपील का भी एक प्रोसेस है कि भाई वो 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकता है। तो हमने पीटीए को भी, सरकार जो है ना वो क्या किया, हमने पीटीए को भी टेक्निकली देखा जाए तो हमने इसको भी एम्पावर किया। तो दैट्स इट एज फार एज दिस होल पीका और एनसीपीएस और पैकी रूल्स और एसएमपीआरए का जो रोल है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी काफ़ी है रिलेटेड टू दी एनेक्स्चर डी। अच्छा, उसके बाद सर हमारे पास एक लास्ट चीज़ रहती है एंड विच इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस। और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस सर ये ईटीओ है, ये ऑर्डिनेंस है, ये एक्ट नहीं बना, और ये 2002 का बहुत पुराना जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस है। इसका मकसद ये है सर कि डिजिटल, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि डिजिटल जो सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर हैं, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं, ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, इसको फैसिलिटेट करना है। ठीक है, किसी भी किस्म के डिजिटल सिग्नेचर जो कि इसके अंदर जो आप टर्म्स पढ़ेंगे ना वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर कुछ टर्म्स पढ़ेंगे ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ये बड़ा पुराना ऑर्डिनेंस है ईटीओ 2002। तो ये इसके अंदर हम ये ईटीओ नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस के तहत ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन अक्रॉस पाकिस्तान, इसके ऊपर ये अप्लाई होगा। इसके अंदर कुछ की डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर जो आपके पास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके अंदर नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, मैं ईडी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसके बाद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, AES, ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है भाई, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसके अंदर कुछ आपके पास कुछ क्रिप्टोग्राफिक के जो क्राइटेरियाज आ जाते हैं। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, CSP। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है सर किसी भी किस्म का कोई टेक्स्ट डाटा जो कि डिजिटल फॉर्म के अंदर हो, कोई भी टेक्स्ट और जो डाटा है वो किस फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब कोई भी लेटर, सिंबल, इमेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे आ रहा हो, जो कि उसको ऑथेंटिकेट कर रहा हो। ठीक है, ये ऑथेंटिकेटर है। किसको ऑथेंटिकेट, इनको ऑथेंटिकेट कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, AES का मतलब हाई सिक्योरिटी, ये AES का मतलब ये है कि भाई ये भी ऑथेंटिकेटर है, बट ये भी ऑथेंटिकेटर है हमारे पास, लेकिन विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, CSP का मतलब सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करती है, जैसे आपको याद है हमने पढ़ा था क्लाउडफ्लेयर क्या करता है, क्लाउडफ्लेयर डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इशू करता है। तो इस तरह की कोई भी एंटिटी इशूइंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, किस लिए, टू वैलिडेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, टू वैलिडेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये कुछ की टर्म्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ मैं, आपको बात, जो ETO है ना वो कुछ चीज़ों पे अप्लाई होता भी नहीं है, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है भाई?
फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल चेक्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चेक्स नहीं हो सकते पाकिस्तान के अंदर। कोई विल, प्रॉपर्टी सेल कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो ठीक, वरना ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2 ये विल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और नंबर 3 जो है वो प्रॉपर्टी सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये इसके एक्सेप्शन है। सर इसकी लीगल रिकग्निशन क्या है? सर इसकी लीगल रिकग्निशन ऐसा ही है कि ये फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट के इक्वलेंट है, ठीक है। हमारे पास इसकी जो समझ लें कि जिस तरह फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट है, इसी तरीके से इसकी भी एक लीगल डॉक्यूमेंट, इसकी लीगल हैसियत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर्स हैं उसकी भी एक लीगल हैसियत है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो किसी भी किस्म से किसी भी कोर्ट के अंदर मना नहीं होगा। क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि यार इस बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करी है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है? नहीं, ये जब तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है तो इसके पास ये पावर है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन एक्सेप्शंस के अलावा अगर आपके पास इन एक्सेप्शंस के अलावा अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको बिल्कुल जो है वो इसमें कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ऊपर हमने कुछ बात करी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और वो क्या थी भाई? हाँ, AES से रिलेटेड हमारे पास एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है सेक्शन नंबर 9 के अंदर, और वो ये लिखी हुई है कि भाई जो हमारे पास जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं कुछ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के ज़रिए, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए, वो भी हमारे पास ऑथेंटिक होंगे। यानी कि ये जो AES मैंने पढ़ाया ना आपको, ये भी हमारे पास ऑथेंटिक होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं कर सकते। ये कुछ ख़ास क्रिप्टोग्राफिक एलिमेंट के ज़रिए अगर कोई सिग्नेचर्स हुई हुई है तो ये भी ऑथेंटिक है, अनटिल अनलेस अगर आप कोर्ट में कोई बंदा प्रूफ कर दे कि यार ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन हम इसको AES को भी, इसके पास भी पावर्स हैं और लॉज, मतलब इसको भी जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिसिटी के ये भी एक्सेप्टेबल होंगे। तो सर ये दिमाग में रखिएगा कुछ चीज़ें जो हमारे पास हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसको हमें ये देखना है कि सर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, बिज़नेस के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। हम थोड़े से इसके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, बिज़नेस के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। सर सबसे पहली बात तो ये कि इसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास जब से ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस आए हुए हैं तब से हमारे पास बहुत सारे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स वजूद में आ गए। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सर्विस एग्रीमेंट, प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, फिज़िकल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। तो इससे होगा ये कि हमारी जो स्पीड है वो फास्ट हो गई है, ये इसका इम्पैक्ट है। कॉस्ट रिड्यूस्ड हो गई है, इफ़िशेंसी आ गई है। नंबर 2, आपके पास अब ई-इनवॉइसिंग और ई-बिलिंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए। ई-इनवॉइसिंग एंड बिलिंग के कॉन्सेप्ट आ गए। क्या मतलब? कंपनीज़ अब जो है वो डिजिटल इनवॉइस इशू कर सकती हैं, जिससे होता ये है कि आपके पास टाइम बचता है, वही वाली बात, टाइम बचता है और आपकी चीज़ फास्ट हो जाती है। तीसरा इसका इम्पैक्ट जो है कि आपकी जो लॉजिस्टिक्स हैं अब आपको वो ट्रैकिंग सिस्टम दे रही हैं। इससे क्या होता है? फ्रॉड का एलिमेंट बचता है, फ्रॉड और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, ये सब रिड्यूस हो रहा है अगर आप टेक्निकली देखें। उसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो क्या अकाउंट्स जल्दी ओपन हो रहे हैं? हाँ सर, ई अकाउंट्स ओपनिंग आ गई है। क्या ई स्टेटमेंट आ गया है? पेपर वर्क बच रहा है? बिल्कुल। अब तो ई लोन भी आ गया है कि आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लोन की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पूरा, अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे पास जो KYC है बैंक के अंदर या नॉन बैंकिंग के अंदर, नो योर कस्टमर का पूरा प्रोसेस ई हो गया। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ई सिग्नेचर के ज़रिए और ई क्या कहते थे उसको, डिजिटल ई वेरिफिकेशन के ज़रिए हम बहुत सारा काम मिनटों, सेकंड्स में कर लेते हैं, जो कि पहले घंटों में भी नहीं होता था।
उसके अलावा अगर आप टेक्निकली देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसका इम्पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है सर। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो ई पेमेंट्स, ई क्वायरी, ठीक है, क्यूरी कर सकते हैं। कंप्लेंट्स, क्या लगता है ई कंप्लेंट्स हैं? हाँ बिल्कुल, ई कंप्लेंट्स भी हैं, तो ई कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इवन ई डिपॉज़िट, सोचें अगर आप ई रिडम्पशन पैसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम जो आपके पास जो पावर्स आई हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के ज़रिए, तो ये सब एक्सेप्टेबल है। कल कोई बंदा ये नहीं कह सकता भाई मैंने तो ई इन्वॉइसिंग पे किए तो यार ये तो कोई है ही नहीं, उसकी फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट की तरह ही इक्विवेलेंटली हैसियत है। उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करें सर, हमारे पास ई फाइलिंग अगर हम देखें गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में, एफबीआर में, ठीक है, यानी कि फेडरल लेवल हो या आपका प्रोविजनल लेवल हो, प्रोविजनल लेवल के टैक्सेस क्या आप ई के मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ज़रिए कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स एफबीआर का होता है, प्रॉपर्टी टैक्स प्रोविजनल है। तमाम किस्म के डॉक्यूमेंट्स, साइनिंग, टैक्सेस, इवन सेल्स टैक्स क्या हम इलेक्ट्रॉनिक पे कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, आप बिजली का बिल इलेक्ट्रॉनिक पे कर सकते हैं? ई इलेक्ट्रिसिटी बिल है? हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के बाद हमने ऑनलाइन पे किया और कल को हमें कई इलेक्ट्रिक वाला बोलते हैं कि भाई आप फिजिकल तो आपने पे नहीं किया तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं भाई, इसकी पावर है। इसी तरीके से अब तो आप देखें गवर्नमेंट के लेवल पे ई एनआईसी आई है, ई लाइसेंस है, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, इंटरनेट के ज़रिए आप लाइसेंस बना सकते हैं, है कि नहीं। ई लाइसेंस आई है, ई पासपोर्ट है, इन सब की अपनी एक अहमियत है ना। अच्छा, अब तो ई चालान भी आ गया है कराची के अंदर, आपको पता है ना कि ई चालान भी आ गया है। तो ये सब एक्सेप्टेबल है, तो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कोर्ट है उसके अंदर आप इसको बिल्कुल ये एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी डिमॉन्स्ट्रेट की जा सकती है। हमारे पास कानून शहादत जो ऑर्डर है हमने जो पास किया था अंडर कानून शहादत ऑर्डर, हमारे तमाम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि कोई स्टैम्प ड्यूटी और मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप सोचें कि आपको स्टैम्प ड्यूटी की भी ज़रूरत नहीं है फॉर 2 ईयर्स पोस्ट ऑर्डिनेंस। इसी तरीके से अटेस्टेशन या आप जो नोटरी पब्लिक करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरत नहीं है पोस्ट ऑर्डिनेंस, यानी कि सेक्शन 10 के अंदर जब से ये ऑर्डिनेंस आया तो उसके 2 साल तक के लिए हमारे पास जो है वो स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटीज़ की ज़रूरत नहीं है। एग्जम्पशन हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी है और हमारे पास जो है वो अटेस्टेशन है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, खाली 2 साल के लिए पोस्ट ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। हमारे पास लास्ट एरिया इसका है बेटा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है। जिस तरीके से हमारे पास बॉडी के अंदर इंस्टीट्यूशंस थे, तो इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ECAC है। और ECAC क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसके अंदर हमारे पास कंपोजिशन ये होती है कि सर इसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 5 मेंबर्स के बाद इसके अंदर IT प्रोफेशनल्स भी होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। इनके अंदर IT एक्सपर्ट, ठीक है, इसके अंदर लीगल एक्सपर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटर, ये 5 मेंबर की टीम इस तरीके से बनेगी। किसके अंदर? ECAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका काम क्या होगा सर? इसका काम होगा कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स की रिपोजिटरी करना और किसी भी किस्म की वायलेशंस को देखना, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास जो इसके अंदर आपको टर्म पता होनी चाहिए वो है सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, CSPS, सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। इनका काम क्या है सर? ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करेंगे, ठीक है, और ये सर्टिफिकेशन की जो इनकी जो स्टेटमेंट है, जो प्रैक्टिस है, वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ डील कर रहे हैं वो भी पब्लिक करेंगे। तो इनका काम क्या है सर? ये इशू करेंगे क्या? डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू कर रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्रॉस बॉर्डर इंटर लॉ एप्लीकेबिलिटी है।
क्या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से बाहर भी हैं और पाकिस्तान के सिस्टम में इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की वजह से, तो हमारे पास कुछ इंटर लॉ एप्लीकेबिलिटी भी है और हम किसी भी, हमारे पास ये पावर भी है कि हम हमारे से कोई कानून टकराएगा तो हम किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग लॉस को सुपरसीड भी कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं जो क्रॉस बॉर्डर और इंटर लॉ एप्लीकेबिलिटी को देख रहे होते हैं। और हमारे पास कुछ जैसे कानून शहादत का जो ऑर्डिनेंस था 1984 का, हमने उसके अंदर भी अमेंडमेंट किए हैं और उसके अंदर भी कानून शहादत ऑर्डिनेंस के अंदर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को हैसियत दी है और एक एज एडमिसिबल एविडेंस को हमने दिया है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है तो हमने कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 को अमेंड किया है और उसके अंदर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को डिफ़ाइन किया है। तो ये कुछ चीज़ें बेटा रफली आपको पता होनी चाहिए कि हमने लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। हमारे पास कानून शहादत ऑर्डिनेंस था QSO 1984 के अंदर, तो उसके अंदर सर हमारी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं और हमने उसको रिकॉग्नाइज़ करवाया है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को एज वैलिड एविडेंस। तो बेटा डेट्स इट एज़ फार एज एनेक्स्ड डी इज़ कंसर्न। हमने काफ़ी सारी सी एनेक्स्ड डी के अंदर पढ़ी, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके जो है वो MCQs की तरफ मूव कर रहे होंगे जी। तो इसके कुछ MCQs हैं, सबसे ज़्यादा MCQs इसी के अंदर हैं। सबसे पहले सर NCPS 2021 वॉज इशूड बाय, हाँ भाई किसने इशू किया है, मैंने आपको बताया था NCPS जो हमारे पास इशू किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इशू किया गया है। ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नेंस का फ्रेमवर्क इशू किया था, ना इसने किया है ना इसने किया है। तो पहला हमारे पास आंसर बड़ा क्लियर है, विच एंटिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल लेवल साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स अंडर NCPS। अंडर NCPS के अंदर हमारे पास कौन सी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है अंडर NCPS। तो सर PTA पैमरा ACCP नहीं है बल्कि एनसर्ट है, नेशनल कंप्यूटर एनर्जी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेक्टर CII अंडर NCCPS इंक्लूड्स, सर ये इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल तो आता नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं आता, रिटेल एंड एग्रीकल्चर नहीं आता, बल्कि बैंकिंग एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आ रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नॉन कंप्लाइंस विद द NCCP विद लीड टू द पेनल्टी अंडर, हाँ भाई हमारे पास जो किसके तहत NCPS किसके अंदर आ रहा होता है, सर पीका ऑर्डिनेंस के अंडर आ रहा होता है। और पाकिस्तान पेनल कोड तो हमारे कोर्ट्स का ही पार्ट नहीं है, IT ऑर्डिनेंस भी कोर्ट का पार्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट भी कोर्ट्स का पार्ट नहीं है, बताएं। तो सर हमारे पास पीका ऑर्डिनेंस के तहत हम NCPS पे पेनल्टी अप्लाई कर रहे होते हैं। विच बॉडी रेगुलेट सोशल मीडिया अंडर पीका, हाँ भाई विच बॉडी रेगुलेट सोशल मीडिया अंडर पीका के अंदर में कौन सी बॉडी आ रही होती है जो कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करती है, सर SMP आ रहे, ना पैमरा, ना पाकिस्तान साइबर फोर्स, ना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। सर्विस प्रोवाइडर मस्ट रिटेन ट्रैफिक डाटा फॉर 1 ईयर, ये हमें पता है कि ट्रैफिक डाटा जो है ना वो 1 साल तक के लिए आपको रखना है। सर 7 पा जाए ETO ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स लीगल वैलिडिटी, हाँ भाई लीगल वैलिडिटी किसको दे रहा होता है, सर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट को दे रहा होता है। हैंड रिटन विल्स तो भाई उसकी तो एक्सेप्शन में आता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ETO स्कोप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्सक्लूड है, ETO में कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, तो सर प्रॉपर्टी सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, एक विल नहीं आती, एक ये नहीं आता और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, बाकी ये भी आ रहा होता है, ये भी आ रहा होता है और ये भी आ रहा होता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अंडर ETO और प्रिज्यूम्ड ऑथेंटिक अनलेस, सर ETO के अंदर एडवांस सिग्नेचर प्रिज्यूम्ड ऑथेंटिक अनलेस साइनर इज़ माइनर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज़ फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रिंटेड प्रूवन अदरवाइज इन कोर्ट, अगर कोर्ट के अंदर प्रूवन हो गया कि आपने जो डॉक्यूमेंट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का किया है वो फेक है, तो बस वो ऑथेंटिक नहीं होगा, अदरवाइज वो ऑथेंटिक है। CSPs, द एक्रेडिशन ऑफ द CSP इज़ हैंडल्ड बाय, हमारे पास जो CSPs हैं वो कौन हैंडल कर रहा होता है बच्चा लोग, हमारे पास ECAC, मैंने आपको बताया था लास्ट हमारे पास जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये हमारे पास जो CSPs हैं इसको हैंडल कर रही होती हैं। ETO अमेंडमेंट्स टू शहादत, कानून शहादत अलाउ, हाँ भाई किस चीज़ को अलाउ करती हैं, सर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एज एडमिसिबल एविडेंस। ओरल टेस्टिमोनी तो सर है ही नहीं, ओरल टेस्टिमोनी तो हम इसको ओवरराइट नहीं कर रहे होते, डिजिटल हैंड रिटन को भी नहीं है, सोशल मीडिया पोस्ट का भी कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एज एडमिसिबल एविडेंस। DNS फिल्टरिंग सर अंडर NCPS, किस चीज़ को DNS फिल्टर कर रही होती है भैया ज़रा बताइएगा।
DNS फिल्टर कर रही होती है, मॉनिटर प्राइवेट ईमेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स, ई कॉमर्स, स्लो इंटरनेट स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ब्लॉक मैलिशियस डोमेन्स। 13 पीका का सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल हेयर अपील अगेंस्ट। सोशल मीडिया का जो पीका का जो ऑर्डिनेंस है वो अपील किसके अगेंस्ट में देख रहा होता है भाई? ये किसके अगेंस्ट में देख रहा होता है? जाहिर सी बात है, बैंकिंग रेगुलेशन तो दिखता नहीं है। जो हमारे पास सोशल मीडिया की प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल है सोशल मीडिया का, पीका का, वो SMPR है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सोशल मीडिया के लिए। हम उसके अगेंस्ट में ही चीज़ों को देख रहे होते हैं। अंडर ETO इलेक्ट्रॉनिक रिटेंशन इज़ वैलिड इफ़ द कंसेंट इज़, इलेक्ट्रॉनिक रिटेंशन जो है वैलिड है अगर हमारे पास जो कंटेंट है वो अनअल्टर्ड है और एक्सेसिबल है। ये दिमाग में रखिएगा, ये मैं पॉइंट मिस कर गया हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन ऑर्डिनेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेंशन उसी वक्त वैलिड होगी कि अगर आपके पास जो कंटेंट है ना वो अल्टर्ड नहीं और एक्सेसिबल है। ठीक है, प्रिंटेड एनुअली इसका कोई लेना देना नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। स्टोर्ड आउटसाइड पाकिस्तान इसका भी कोई लेना देना नहीं। इंक्रिप्टेड फॉर 10 इसका भी लेना देना नहीं। ये पॉइंट मैं भूल गया था ETO के अंदर, ये पॉइंट लाजमी दिमाग में रखिएगा। NCPS का 3 टायर स्ट्रक्चर भाई कौन कौन सा है? नेशनल सेक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशन लेवल A है। ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका ये है। पीका डिफाइन अनलॉफुल कंटेंट एज मटेरियल दैट, हाँ भाई, अनलॉफुल कंटेंट है कि अगर उसका मटेरियल वायलेंस को और हेट स्पीच को वो करेगा। क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो हमारे खिलाफ हो गया। डिस्कस साइबर सिक्योरिटी भी नहीं हो सकता, डिजिटल मीडिया भी नहीं, जो कि वायलेंस और हेट स्पीच को इंसाइट करेगा, वही अनलॉफुल कंटेंट है। रियल टाइम सर्विलेंस अंडर पीका इज़ ऑथराइज्ड फॉर सीरियल्स ऑफेंस। मैंने आपको बताया था ना कि सीरियल ऑफेंस अगर होगा तो हम रियल टाइम सर्विलेंस भी पीका ऑर्डिनेंस के तहत लगा सकते हैं। की डिफरेंस बिटवीन पीका एंड ETO, हमारे पास ये लास्ट MCQs है। यस, पीका और ETO का जो की डिफरेंस है वो क्या है भाई? पीका क्रिमिनलाइजेस साइबर ऑफेंसेस, ETO वैलिडेट्स डिजिटल ट्रांजैक्शन। A इज़ अ करेक्ट आंसर कि ये साइबर ऑफेंस को क्रिमिनलाइज करता है पीका, ठीक है, और ETO वैलिडेट करता है। दूसरा पढ़ लेते हैं, ETO अप्लाई ओनली टू डिजिटल, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर नहीं, ये पूरे अक्रॉस पाकिस्तान हर के ऊपर अप्लाई है। पीका एक्सक्लूड्स फाइनेंशियल क्राइम, नहीं ऐसा भी नहीं है सर। ETO मैंडेट्स इंटरनेट शटडाउन, बताओ ये क्या इन्होंने ऑप्शन दिया, तो ऐसा भी नहीं है। तो दैट्स इट सर, एज फार एज एनेक्स्चर D ऑफ द पार्ट 2 इज़ कंसर्न, एंड वी हैव क्रिएटेड द एनेक्स्चर ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए MCQs। अच्छा बेटा, इसको एक और चीज़ में मैं आपको बिल्कुल आखिर में बता दूं कि एनेक्स्चर को डील करने का तरीका क्या है, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। हाउ टू डील एनेक्स्चर, ये लाजमी दिमाग में रख लीजिएगा, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखिए, एक तो आपको तमाम बॉडीज़ के नाम पता होने चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल NCSPS, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ETO, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ECERT, एक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कवर की हैं। एक ये चीज़ हो गई नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए सर इनके ईयर कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीका जो था वो 2016 का था, ठीक है, पीका 2016 है, ETO 2002 है। ये आपको ईयर्स पता होने चाहिए, ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा, आपको पता होना चाहिए सर कि इनकी जो इनका पर्पस, इनका ऑब्जेक्टिव, जो जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर कवर है ना, इनका रिटेंशन, इनकी कंपोजिशन, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये तीसरी चीज़ हो गई, यानी कि इनकी डिटेल्स जो मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कवर की हैं, ठीक है, ये लाज़मी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका, मैं समझता ये हूँ कि एग्ज़ामिनर क्या कर सकता है, एग्ज़ामिनर जो है ना बेटा, वो आपको इस पर MCQs दे सकता है, जो कि उसने दिए भी हैं। जितने MCQs हमने करे मेरे ख्याल से वो काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा, आप अपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इसको रेफ़र कर सकते हैं, अगर आपको कहीं लगता है तो। रेफ़र टू दी लॉस फ्रेमवर्क्स, जितने भी 4 एनेक्स्चर्स हमने पढ़े हैं, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तीसरा, एक छोटा सा एक सवाल आ सकता है जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन या रोल पूछा जा सकता है कि भाई रोल बता दिया जाए, डेफिनेशन बता दी जाए। डेफिनेशन तो सारी रट लीजिएगा कि जितने भी हमारे पास जो डेफिनेशन है, करता क्या, रोल, डेफिनेशन, कंपोजिशन या उसका ऑब्जेक्टिव, ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिव, एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर आ सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मेरी ये वाली वीडियोस भी देख लेंगे तो आपने एनेक्स्चर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर लिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्लास। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।